हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वह है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड जो है और है जर्मनी का एकीकरण। और यह जो है एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जीएस के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अधिकांश एग्जाम में जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि जर्मनी का जो एकीकरण है वह क्या है। अगर जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को आप स्टार्ट करें तो जर्मनी का एक होना एक दिन की घटना ना होकर यह एक जो है लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। अगर हम इसके पीछे जाएं तो यह जो प्रोसेस है वह कम से कम जो है वह 5 स्टेजेस से जो है होकर गुजरता है। ठीक है, यानी सबसे पहले अगर इन 5 स्टेजेस की हम बात करें तो सांस्कृतिक एकीकरण। ठीक है, सबसे पहले जो है हम सांस्कृतिक एकीकरण की बात करेंगे। सांस्कृतिक एकीकरण के बाद जो है भौगोलिक एकीकरण। भौगोलिक एकीकरण यानी जियोग्राफिकल यूनिफिकेशन के बाद जो है 3rd नंबर पर अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि आर्थिक एकीकरण। आर्थिक एकीकरण के बाद जो 4th नंबर पर जाते हैं तो इसका सामाजिक एकीकरण। और सामाजिक एकीकरण के बाद जो है जो 5th नंबर पर जब पहुंचते हैं तो जर्मनी अपने राजनीतिक एकीकरण के लेवल पर पहुंचता है। तो कभी भी अगर आपके पास टाइम कम हो सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में या आंसर राइटिंग करते समय तो आप इस तरीके से भी अगर छोटी छोटी चीज़ों को लिख के बता देंगे तो भी आपके काफ़ी सारे अच्छे नंबर गेन हो जाएंगे। ये भी आंसर लिखने का एक अच्छा तरीका होता है। और एक होता है कि पैराग्राफ राइटिंग के जरिए भी आप जो है अच्छे से अपनी आंसर को लिखें। तो जर्मनी का एकीकरण बेसिकली इन्हीं जो है 5 प्रोसेस से होकर आगे बढ़ना जो है वह स्टार्ट करता है। जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे पहले बात करते हैं वह है सांस्कृतिक एकीकरण की। तो सांस्कृतिक एकीकरण की अगर हम बात करें तो जर्मनी मध्यकाल से ही जो है वो छोटे छोटे राज्यों का एक भाग था, जिसमें जो है वो 300 से ज़्यादा जो है स्टेट्स थीं जो होली एम्पायर का जो थे पार्ट थे। होली रोमन एम्पायर के अंतर्गत ये लोग आते थे, जिनमें बस एक कॉमन चीज़ थी इन लोगों में, वो थी क्रिश्चियनिटी। इसके अलावा ये जो है 300 जो राज्य थे जो छोटे छोटे कई भागों में डिवाइड थे, जो है फ्यूडेल सिस्टम की वजह से जो है आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। ठीक है, और इन व्यवस्थाओं के बीच में जो सबसे पहले फीलिंग आती थी वो थी वहाँ की भाषा, और भाषा के साथ साथ अपनी एक कॉमन संस्कृति। यानी जो 300 स्टेट्स थे उनकी एक चीज़ थी कि उनकी एक संस्कृति एक ही थी और भाषा एक ही थी। लेकिन इन दोनों से ही जो है इनकी जो है राजनीतिक पहचान हो चुकी थी, यानी इससे ऊपर इनकी राजनीतिक पहचान हो चुकी थी। और इस पहचान को जो पहली बार जो है जर्मनी में जो है ख़त्म करना जो स्टार्ट हुआ वह था पुनर्जागरण या रेनेसा। यानी पुनर्जागरण काल के समय जो है इस चीज़ को जो है ख़त्म करने का प्रयास किया गया। रेनेसा के टाइम में जो है कुछ ऐसी पांडुलिपियों की खोज स्टार्ट की गई जिन पांडुलिपियों में जो है उनके अपने समय के बारे में बताया गया। जैसे जब आपकी मिर्निया की जो है पांडुलिपि की खोज हुई तो उस समय पहुंचने का प्रयास किए जब ये रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। और इस एरिया का भी जो है यानी जो जर्मनी था और उसके अलग अलग पार्ट थे तो उसका भी एक अपना निश्चित इतिहास था, एक विकास था। लेकिन आगे चलकर ये आपस में कई भागों में बढ़ते चले गए। देखिए 2 तरीके से हिस्ट्री को पढ़ी जाती, एक तो लेक्चर पार्ट के जरिए और बाकी ऐसे जो है इस तरीके से भी पढ़ा जाता है ताकि आप भी आसानी से इस चीज़ों को लिख सकें। चलिए आते हैं वापस टॉपिक पर। तो इस पहचान को जो है आगे चल के इनके अंदर एक भावना को एकीकरण करने की तरफ विकसित करने का जो काम था वह कुछ दार्शनिकों द्वारा जो है वह प्रयास किया गया, जिनमें जो है आपके महत्वपूर्ण नाम अगर आते हैं हर्डर के बाद जो है फिक्टे, और फिक्टे के बाद आते हैं हीगल। ठीक है, ये 3 ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने जर्मनी के जो है सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में मदद की। ठीक है, जिनमें सबसे पहला दार्शनिक था हर्डर ने जर्मनी को जो है ये सिखाने का प्रयास किया कि हर देश का अपना एक कल्चर है, हर देश की अपनी एक भाषा है
अपनी संस्कृति है और हमें अपने देश का विकास इसी आधार पर करना होगा। हर्डर जो है वो विश्व के किसी देश के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि हर देश का अपना एक कल्चर है, अपनी एक संस्कृति है और अपनी एक भाषा है, और हमें उसी पहचान के प्रति अवेयर होना होगा। और इस भाषा के कारण जर्मनी के अंदर जो फ्रांसीसी शासन है, फ्रांसीसी ड्रेस है, फ्रांसीसी कल्चर है, उसके खिलाफ जाने की भावना जो है वह पैदा हुई और उनकी संस्कृति को जो है एनालिसिस करने की भावना को भी प्रेरित किया। यानी जो जर्मन थे वह इस चीज़ पे विचार विमर्श किए कि अपनी भी कोई एक संस्कृति है। इसके बाद जो है जो फिक्टे जो हैं ने जर्मन के लोगों के अंदर भावना को पैदा किया। ठीक है, ये क्या किए, जो यंग लोग थे, जो यंग क्लास था, उनको यूनिफिकेशन की तरफ ले जाने का प्रयास किए। इन्होंने क्या किया कि जो छोटी छोटी जिम्स बनाई, व्यायामशालाएं बनाई, और जिनमें जो है जो यंग लोग होते थे उनको जो है नेशनलिज्म का जो है राष्ट्रवाद की जो है बारे में जानकारी दिया करते थे। तो जर्मनी का जो यंग क्लास था, वो जो जर्मनी के यंग लोग थे, धीरे धीरे अपने कल्चर के बारे में अवेयर होना स्टार्ट कर दिए कि हाँ, हमारी भी एक संस्कृति है। उसके बाद जो है जो जर्मनी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और वो थे आपके जर्मन फिलॉसफर हेगल लिख दिया, माफ़ कीजिएगा। हीगल ने जो है जर्मन लोगों के अंदर जो है और जर्मन लोगों को यह बताना स्टार्ट किया कि राज्य एक ऐसा राज्य है जो आपस में संगठित हो, वही राज्य जो है वो सर्वोच्च शक्तिशाली राज्य ही जो है किसी देश के नागरिकों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। और इसी के लिए इसने जो है जर्मनी को शक्तिशाली राज्य के रूप में लाना शुरू किया और अपने इस विचार को जो है पूरे जर्मनी में जो है फैलाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा था कि ये राज्य का जो स्वरूप होगा ये तो संवैधानिक होगा, लेकिन राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो और व्यक्ति के कर्तव्य से वहाँ महत्वपूर्ण क्या होगा, तो केवल राज्य होगा। और इस तरीके से जर्मनी को एक भाषा, एक राज्य, एक जैसी कॉमन फीलिंग जर्मनी के अंदर विकसित हुई, जिसने जो है वैचारिक रूप से जर्मनी को लोगों के बीच में लाना शुरू कर दिया। यानी अब जर्मन जो है अपने बारे में भी सोचना शुरू किए। तो इस तरीके से हमने देखा कि जर्मनी का पहला फेज था और जहां हमने जर्मनी की संस्कृति का एकीकरण को समझा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं पार्ट को, भौगोलिक एकीकरण। जर्मनी के अगर बात करें तो जर्मनी में जो है दूसरे नंबर की जो महत्वपूर्ण एकीकरण प्रक्रिया थी, वह अगर दूसरे चरण की बात आती है या चरण की बात करते हैं तो वह हम करते हैं भौगोलिक एकीकरण की, जिनमें छोटे छोटे कई भागों में जो है भागों को मिलाकर उन लोगों ने जर्मनी को आपस में लाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये देख लीजिएगा बॉक्स। ठीक है, तो उन लोगों ने जो है जर्मनी को जो है आपस में लाना स्टार्ट कर दिया और आगे चलकर जो है जर्मनी को एक रूप में जो है परिवर्तित करना शुरू हो गया। इसके अंतर्गत जो है मध्यकाल से ही जर्मनी जो 300 छोटे छोटे राज्यों का एक भाग था और 300 राज्यों में जो फ्यूडल सिस्टम था, जिसके कारण वो आपस में लड़ते रहते थे, और इन 300 राज्यों में सिर्फ एक बड़ा राज्य था जिसका नाम था प्रशा। ठीक, प्रशा जो था इन लोगों में सबसे बड़ा था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस टाइम पीरियड में इनको जीतना प्रारंभ किया, यानी 1804 से 1815, ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के 300 राज्यों को जीतकर जो है उसने इनकी जगह जो है केवल 38 स्टेट जो हैं उनको जो है बनाने का प्रयास किया। यानी 38 स्टेट जो है वह स्थापित कर दिए गए इनके द्वारा, जो एक राइन संघ के रूप में सामने आए। ठीक है, तो राइन संघ के रूप में जो आ गए, इस तरीके से जो है जो 300 से सीधे जो है 38 राज्यों में जो है परिवर्तित होना स्टार्ट हो गए। और इस तरीके से है जो है जर्मनी जो है भौगोलिक रूप से एक राज्य बनने की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से दूसरा प्रभाव, जब नेपोलियन यहाँ राज करना प्रारंभ किया तो अपने जर्मन कल्चर था उसके प्रति जो है
अवेयर होने के कारण उन लोगों ने जो है जो फ्रांसीसी कल्चर था उसके प्रति रिएक्ट करना भी शुरू कर दिया और अपना जो है अपने पिछड़ेपन के बारे में जो है वह सोचना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने माना कि हम पिछड़े किस लिए, यानी जर्मनों ने माना कि हम पिछड़े किस लिए हैं, क्योंकि वे आपस में डिवाइडेड हैं। और इस तरीके से जब जर्मनी को भौगोलिक रूप से पास आने में उनको अपनी भी और समस्याओं के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया और इस तरह से वे अपनी स्थितियों के प्रति पहले से और भी ज़्यादा जो है वो जागरूक होते चले गए। तो इस तरीके से 300 से जो है 38 राज्यों पर पहुंचने पर जर्मनी का अपना एकीकरण जो है वह स्टार्ट होना शुरू हो गया। ठीक, ये चीज़ था। इसके बाद जर्मनी का जो है वह आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होना शुरू हुई और जर्मन लोग अपनी स्थिति के प्रति अवेयर हुए तो उन्होंने देखा कि जर्मनी एक अत्यधिक जो है पिछड़ा राज्य है, जहाँ पर आपके कई भाग में जर्मनी जो है डिवाइड है और विकास के नाम पर उनके यहाँ कुछ भी नहीं है। वे जो हैं हर चीज़ के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे पर आश्रित हैं, यानी फ्रांस पर आश्रित हैं, उन्हीं पर निर्भर हैं। और ये स्थिति जो है जर्मनी के लोगों को जर्मनी कल्चर का अपमान है, उनको लगने लगा कि हमारे कल्चर का अपमान है। जब उनकी निर्भरता दूसरे लोगों के ऊपर है तब जर्मन राज्यों ने अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करना स्टार्ट किया और जर्मन के इस जो है राइख संघ को लेकर जब उन लोगों ने आपस में सोचना प्रारंभ किया तो उन्होंने इस समस्या के समाधान को अपने आर्थिक विकास के रूप में देखना प्रारंभ किया और सबसे पहले उन्होंने अपने आर्थिक विकास को स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये चीज़ थी। इसके लिए सबसे पहली बाधा जो आती थी वो थी राज्यों की भौगोलिक सीमाएं। उन भौगोलिक सीमाओं को उन लोगों ने आर्थिक रूप से खत्म करने के लिए पहली बार एक आर्थिक संघ का निर्माण किया जो साल्वरीन के नाम से जाना जाता है। 1838 में साल्वरीन चुंगी की स्थापना की और ये ऐसा संघ था जिसमें इन राज्यों के आपसी व्यापार करने पर इन्होंने एक दूसरे को व्यापार कर नहीं देना पड़ता था, यानी चुंगी मुक्त कर दिया था। और जो सीमा पर चुंगी सीमा पर ली जाती थी अब नहीं ली जानी थी। इस तरीके से आपके साल्वरीन ने आर्थिक रूप से जो है एक दूसरे को पास लाना शुरू किया, क्योंकि वे लोग अपनी वस्तुओं के व्यापार के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने लगे। उनमें से हर व्यक्ति की निर्भरता हर व्यक्ति पर बनने लगी, क्योंकि जैसे जर्मनी का मान लीजिए रूर क्षेत्र से कच्चा माल उपलब्ध था तो औद्योगिकरण जो है तटीय क्षेत्रों में जो है प्रारंभ होना शुरू हुआ। जब वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हुआ तो उन लोगों में जो है अनुबंधात्मक संबंध स्थापित हुए और यहाँ से जो है वो लेबर लेते थे तो कोई वहाँ से जो है कच्चा माल लेता था। तो इस तरीके से हम देखें तो जर्मनी का जो है वो आर्थिक एकीकरण जो है होना शुरू हुआ और आर्थिक निर्भरता में उन्हें ये लगने लगा कि जो है कि यदि हम आपस में अगर पूरी तरह से जुड़ जाएं तो हमारा सभी क्षेत्र जो है वह सभी क्षेत्रों का जो है वह आर्थिक विकास हो जाएगा। और जर्मनी में ऐसी मांगें उठने लगी कि एक कॉमन करेंसी सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि एक ही मुद्रा का प्रयोग हो और उस तरीके से उन्होंने आपस में एक दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया में आर्थिक रूप से जो है बल दिया, उस चीज़ को बढ़ावा दिया। जब आर्थिक निर्भरता में सबसे प्रभावशाली काम किया, इस तरीके से जो है जर्मनी ने पहली बार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सोचना प्रारंभ किया। तो आर्थिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए रेल का विकास जो है जर्मनी में किया गया, औद्योगिक विकासों को किया गया, उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। तो इस तरीके से जो है रेलवे ने उद्योगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपस में ले जाने के लिए एक दूसरे को कनेक्ट किया और इस तरीके से जर्मनी की जो भौगोलिक बाधाएं थीं वह समाप्त हुई। और एक तरह से आप देखेंगे तो जर्मनी का जो आर्थिक एकीकरण था वह भी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें थी, हम 3 पार्ट को समझे। नेक्स्ट पार्ट में हम राजनीतिक और जो उनके सामाजिक एकीकरण है इसको समझेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।